हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे जेपीए के बारे में और हम हाइबरनेट और जेपीए को समझेंगे, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और ओआरएम और हाइबरनेट और जेपीए तीनों में क्या डिफरेंस है इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस में सबसे पहले हम जेपीए की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम हाइबरनेट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जेपीए की। जेपीए क्या होता है? जावा परसिस्टेंस एपीआई। जेपीए को हम क्या बोलते हैं और जावा परसिस्टेंस एपीआई भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइंस अ स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद रेशनल डेटाबेस फ्रॉम Java application. It provide a high level vendor neutral approach to object rational mapping ORM, allowing a developer to work with Java object directly rather than writing a SQL queries. JPA also define a standard interface for managing a transaction, entity relationship and queries. जेपीए क्या है? एक टाइप की स्पेसिफिकेशन है जो क्या करती है, हमें एक स्टैंडर्ड वे तरीका बताती है कि किस तरीके से हम रेशनल डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन को या जावा एप्लीकेशन से रेशनल डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट करवा सकते हैं। ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। वेंडर न्यूट्रल अप्रोच होती है, यानी कि क्या होती है, ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग करने की, ऑब्जेक्ट से रेशनल या फिर डेटाबेस को मैप करने की क्या होती है, वेंडर न्यूट्रल अप्रोच होती है। यानी कि ये किसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये किसके द्वारा की प्रोवाइड की जाती है, खुद जावा के द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है। जेपीए क्या है? एक एपीआई है जो जावा के द्वारा खुद से प्रोवाइड की जाती है। वेंडर न्यूट्रल अप्रोच रहती है, किसी वेंडर से स्पेसिफिक नहीं रहती, किसी कंपनी से स्पेसिफिक नहीं रहती है। ये डेवलपर को अलाउ करती है एसक्यूएल क्यूरी लिखने की बजाय डायरेक्ट जावा ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने की, किसके साथ में, डेटाबेस के साथ में। जेपीए क्या आल्सो डिफाइन करता है, स्टैंडर्ड इंटरफेस डिफाइन करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को या फिर इंटिटी रिलेशनशिप को या क्यूरी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम इसको समझ सकते हैं एक तरीके से इंटरफेस की तरह। और जिस भी कंपनी को ओआरएम टूल बनाना हो जावा के लिए, जिसकी मदद से क्या करवा सके, वो जावा एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट या रेशनल से क्या करा सके, मैप करवा सके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर जो मेथड्स है उन मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कंपल्सन हो जाएगा, जितनी भी मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसी नाम से करना पड़ेगा जो नाम क्या है, इस जेपीए में डिफाइंड है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइबरनेट क्या होता है। Hibernate is an open source framework that implements a JPA specification. It provides a more comprehensive and powerful ORM solution compared to a core Java JPA API, offering a feature like caching, lazy loading, inheritance strategies, and various query optimization techniques. Hibernate also supports multiple data stores, including a relational databases, NoSQL database, and XML files. तो हाइबरनेट क्या होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है किसका, जेपीए का। जेपीए सपोज करो कि एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, हमें यूज़ करना हो तो क्या करना पड़ता है, उसमें प्रेजेंट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। वैसे ही जेपीए क्या है, स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक तरीके का इंटरफेस है। अब यदि हमको क्या करना है, किसी भी टूल को बनाना है, ओआरएम टूल को, किसके लिए, जावा एप्लीकेशन से लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस जेपीए को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। यानी कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसमें सेट ऑफ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हमें सेव नाम की फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेपीए के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सेव नाम की, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम हमारे हिसाब से किसी भी टेक्नोलॉजी को या मेथड्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी, ये क्या करती है, जेपीए क्या करती है, कोर एपीआई है, ये हमें क्या करती है, मेन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मगर इसका यूज़ करके, जेपीए का स्पेसिफिकेशन को यूज़ करके हाइबरनेट क्या करता है और ऑफर करता है, मोर फीचर्स ऑफर करता है, जैसे लेजी लोडिंग हो गया, कैचिंग हो गया और इनहेरिटेंस स्ट्रेटेजीज हो गया। आगे हम इसको और पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे कि लेजी लोडिंग, कैचिंग और इनहेरिटेंस होता क्या है। पर इतना समझ लेते हैं हम कि जेपीए क्या है और जो हाइबरनेट वो क्या है। हाइबरनेट टूल है और जेपीए स्पेसिफिकेशन है। जेपीए बताती है कि आपको यदि मैपिंग करवाना है ऑब्जेक्ट की रेशनल के साथ में, तो आपको किन किन रूल्स का या रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जावा एप्लीकेशन में यदि हम क्या करते हैं, किसी इंटरफेस को बनाते हैं, तो इंटरफेस बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगते हैं, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड होती है। यदि हमको उस इंटरफेस को यूज़ करना होता है तो क्या करते हैं, हम उसमें प्रेजेंट सारी मेथड को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, जिसमें हम क्या करते हैं, उस इनहेरिट करते हैं जिस इंटरफेस को उस क्लास में, उसकी मेथड को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही हाइबरनेट में क्या है, अब जो जेपी है वो क्या एक तरीके से इंटरफेस है। इंटरफेस की मदद से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन डिजाइन करते हैं, किसके लिए, ओआरएम टूल के लिए। जो भी कंपनी यदि अपने हिसाब से ओआरएम टूल बनाना चाहती है तो उसको इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही उस चीज़ को बनाना पड़ेगा।
जिससे क्या होगा है कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं बिफोर जेपीए और आफ्टर जेपीए क्या डिफरेंस है। तो बिफोर जेपीए ईच ORM tool has its own proprietary API, make it difficult to switch between tools or a database without rewriting a code. JPA standardization simplify the process of switching between the tools or database, as a developer only need to ensure that their code adhere to the JPA specification। यानी कि जब JPA नहीं था, बिना JPA के जब ORM टूल्स क्रिएट करे जाते थे तो क्या करते थे, खुद की APIs को क्रिएट करते थे, यानी खुद की फंक्शनलिटी को क्रिएट करते थे। और हर ORM टूल अपनी अपनी APIs को, अपनी अपनी फंक्शनलिटी को क्रिएट करते थे अपने अपने तरीके से। तो जब भी हमें एक टूल से दूसरे टूल्स के स्विच होना पड़ता था या फिर एक टूल के बजाय दूसरे टूल को यूज़ करना होता था, तो हमें उससे स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को लर्न करना पड़ता था पहले, और बार बार क्या करना पड़ता था, स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता था। चाहे हम टूल्स को भी स्विच करें या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से हम स्विच करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ता था, वापिस से पूरे कोड को लिखना पड़ता था और उस टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिकली लर्न करना पड़ता था, टूल को लर्न करना पड़ता था। पर जेपीए ने क्या करा, एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका क्या करा, स्टेबलाइज कर दिया, जिसकी मदद से हमको क्या करना होता था, जब भी किसी कंपनी को ORM टूल बनाना होता था तो उस स्टैंडर्डाइज्ड तरीके को या इम्प्लीमेंटेशन को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, ORM टूल बना सकते हैं जावा के लिए। जिससे क्या हुआ, हमें ईजीनेस प्रोवाइड हुई। यानी कि जेपीए को इम्प्लीमेंट करके जो भी ORM टूल क्रिएट हुए उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी, कोड में पोर्टेबिलिटी ईजी से प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी हमें एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में या फिर एक टूल से दूसरे टूल में स्विच होना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हैं और सारा कोड क्या होता है, वही होता है, और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है या मैपिंग जो काम है मैपिंग का, उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारा कोड है वो जेपीए को स्पेसिफिकेशन को यूज़ कर रहा है या नहीं, बस। अब स्पेसिफिकली बिफोर जेपीए किन किन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता था। बिफोर जेपीए डेवलपर हैड टू लर्न एंड अडॉप्ट डिफरेंट एपीआई फॉर डिफरेंट ORM टूल्स। सेकेंड क्या है, स्विच बिटवीन टूल्स और डेटाबेस रिक्वायर सिग्निफिकेंट कोड रीराइटिंग। यानी कि हमें सबसे पहले जिस भी एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे ORM टूल का यूज़ करते हैं हाइबरनेट, अब हाइबरनेट से हमें स्विच करना है टॉप लिंक में, तो हाइबरनेट की एपीआई या फंक्शनलिटी अलग है और टॉप लिंक की फंक्शनलिटी या एपीआई अलग है। तो हमें हाइबरनेट के लिए हाइबरनेट रिलेटेड फंक्शनलिटी को यूज लर्न करना पड़ेगा और टॉप लिंक के लिए टॉप लिंक रिलेटेड फंक्शनलिटी को लर्न करना पड़ेगा स्क्रैच से। और हम यदि स्विच करते हैं तो हमने जो हाइबरनेट में कोड लिखा है वो टॉप लिंक पे यूज़ नहीं होगा, टॉप लिंक का हाइबरनेट में नहीं होगा, तो हमें सारा कोड स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। वैसे हम यदि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच करते हैं तो भी हमें स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट, यह अच्छा तरीका नहीं है किसी भी टूल को यूज़ करने का, है ना। थर्ड क्या है, लिमिटेड पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड अक्रॉस अ डिफरेंट ORM टूल एंड डेटाबेस। यानी कि हमने जो एक डेटाबेस या फिर एक हाइबरनेट टूल को यूज़ करके, ORM टूल को यूज़ करके जो कोड लिखा है या डेटाबेस को यूज़ करके जो कोड लिखा है वो दूसरे डेटाबेस या ORM टूल पर नहीं चलेगा। यानी कि पोर्टेबिलिटी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा। मगर आफ्टर जेपीए क्या प्रोवाइड हुई हमें फंक्शनलिटी, डेवलपर कैन वर्क विद द कंसिस्टेंट जेपीए एपीआई रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइंग ORM टूल। जैसे ही जेपीए की मदद से जब ORM टूल बनना चालू हुए तो हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ जेपीए की स्पेसिफिकेशन को, एपीआई को यूज़ करना पड़ा। जिससे क्या हुआ, हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे स्विच करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ता है, कोड की पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ता और इजीली एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस या एक ORM टूल से दूसरे ORM टूल पे इजीली स्विच कर जाते हैं, है ना। यानी कि जो हम पहले ORM टूल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, तो हर कंपनी अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी और अपनी एपीआईज को क्रिएट कर रही थी, हमें उसको लर्न करना पड़ता होता था जब भी हमें उसको यूज़ करना हो रहा पड़ता था। पर जैसे ही क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जावा ने एक स्टैंडर्ड वे बनाया या अप्रोच बनाई या फिर रूल्स या गाइडलाइन सेट करी कि जिस भी ORM टूल कंपनी को क्या करना है, ORM टूल को क्रिएट करना है, तो उन जावा की स्पेसिफिकेशन को क्या करना पड़ेगा, जेपीए की स्पेसिफिकेशन को या एपीआई को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप ORM टूल बना सकते हो। जिससे क्या हुआ, हम आसानी से एक टूल से दूसरे टूल में स्विच कर जा रहे हैं, क्योंकि 90% या 80% फंक्शनलिटी सारे ORM टूल्स की जेपीए स्पेसिफिकेशन के कारण क्या हो गई, सेम हो गई, है ना। जिससे क्या हो रहा,
आसानी से स्विच जो है वो हम आसानी से कर पा रहे हैं। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन को चेंज करके एक टूल से दूसरे टूल में स्विच कर सकते हैं, या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच कर पा रहे हैं। इंक्रीज द पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड अक्रॉस द डिफरेंट जेपीए इम्प्लीमेंटेशंस एंड डेटाबेस, यानी कि जो टूल्स है जो जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन से बने हैं ओआरएम टूल्स, यदि हम उन ओआरएम टूल्स में एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच करते हैं या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से स्विच करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरे कोड को स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है, कोड की पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस को चेंज करके हम एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच हो सकते हैं या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पर स्विच हो सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। बिफोर जेपीए किस तरीके से वर्क करते थे ओआरएम टूल। तो ये क्या हो गया हमारा डेटाबेस, और ये जावा एप्लीकेशन हो गया। जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस करना होता तो हम क्या करेंगे, ओआरएम टूल का यूज करेंगे। ओआरएम टूल जो है, ये जो टूल है ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ओआरएम कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि जो हाइबरनेट है, इसने क्या करा, ओआरएम कॉन्सेप्ट्स को क्या करा, इंप्लीमेंट करा और अपने हिसाब से कस्टमाइज करा। यानी कि ओआरएम की मदद से यदि हमें क्या करना हो, किसी भी डेटा को सेव, अपडेट या डिलीट करना होगा या गेट करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हाइबरनेट सेव, हाइबरनेट अपडेट, हाइबरनेट डिलीट, हाइबरनेट गेट नाम की मेथड का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही टॉपलिंक की मदद से यदि हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टॉपलिंक रिलेटेड मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही मायबेटिस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, ये टूल का यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड फंक्शन या मेथोडोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि तीनों ही टूल्स में अलग अलग तरीके से मेथड्स डिफाइन करी गई है। तो जब भी हमें किसी स्पेसिफिक टूल को यूज करना होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक मेथड्स या फंक्शनलिटी को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, जिससे डिफिकल्ट हो जाएगा एक टूल से दूसरे टूल में स्विच करने के लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा ये। और यदि हम डेटाबेस से एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में भी स्विच करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को पहले लर्न करना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर जेपीए क्या हुआ। आफ्टर जेपीए जो ओआरएम टूल है, ओआरएम कॉन्सेप्ट्स की मदद से क्या करा, जावा ने खुद से एक स्पेसिफिकेशन तैयार की, जिसका नाम क्या हुआ, जावा परसिस्टेंस एपीआई। यानी कि जावा ने क्या करा, एक सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस क्या करी, तैयार करी, और सारी कंपनियों को बोला यदि आप यदि ओआरएम ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जावा के द्वारा प्रोवाइड जो स्पेसिफिकेशन है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। जिसकी मदद से क्या होगा कि जब भी हम किसी एक सॉफ्टवेयर से या टूल से दूसरे टूल का स्विच होंगे तो हमें क्या होगा, पूरी फंक्शनलिटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे जो अपडेट, डिलीट और रिट्रीव और सेव करने के लिए जो मेथड्स है, वही मेथड इसमें भी है और वही मेथड इसमें भी है। यानी कि इसमें जो फंक्शनलिटी है वो सारी सेम होगी, बस चेंज क्या होगा, थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और हम क्या कर सकते हैं, एक टूल से दूसरे टूल पर स्विच कर सकते हैं। वैसे ही हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पर भी आसानी से स्विच हो सकते हैं यदि हम क्या करते हैं, जेपीए स्पेसिफिकेशन वाले ओआरएम टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन वाले ओआरएम टूल्स का यूज़ करते हैं तो। और आज के समय में ज़्यादातर जो टूल्स होते हैं वो जेपीए इम्प्लीमेंटेशन की मदद से ही बनते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, जेपीए के द्वारा प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर डेवलप करते हैं। पहले क्या होता था, जब जो जेपीए नहीं था तो डायरेक्ट वो क्या करते थे, ओआरएम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके अपने हिसाब से फंक्शनलिटी को क्या करते थे, कस्टमाइज करते थे, जिसकी मदद से हमको क्या करना पड़ता था, किसी भी टूल का यूज़ करना पड़ता था तो पहले उसको स्पेसिफिकली उसकी टेक्नोलॉजी को लर्न करना पड़ता था, उसकी फंक्शनलिटी को लर्न करना पड़ता था, जिसके कारण एक टूल से दूसरे टूल को स्विच करने पे भी डिफिकल्टी होती थी और डेटाबेस में भी स्विच करने पर डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि हमें स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता था। अब जब हम क्या कर रहे हैं, जेपीए की स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करके कंपनी क्या कर रही है, अपने अपने टूल्स को डेवलप कर रही है, तो जिससे हमें क्या हो रहा है, सिर्फ उन्हें बताना पड़ रहा है कि हम कौन सी क्या हो रहा है, फ्रेमवर्क या टूल का यूज़ कर रहे हैं या कौन से डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो फंक्शनलिटी रहेगी वो क्या होगी, 80% फंक्शनलिटी क्या होगी, सेम होगी सभी में। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी बच रहा है, पोर्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है कि हमें बार बार किसी टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं करना पड़ रहा है। जेपीए क्या है, जावा में जिस तरीके से कोई इंटरफेस होता है, इंटरफेस में क्या करते हैं, हम
मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। वो मेथड कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। और जो भी मेथड जो भी क्लास उस इंटरफेस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कंपल्सन हो जाता है कि उसके अंदर सारी मेथड्स, जितनी भी मेथड प्रोवाइड है उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि सिर्फ बॉडी होती है, और इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसके अंदर कोड लिखना कि किस तरीके से हम डेटाबेस में डेटा को सेव करेंगे। भले ही इनकी सबकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो, मगर जो मेथड का नाम है वो क्या है, सेम है। जिससे हमें क्या होता है, पोर्टेबिलिटी मिलती है, और हमें क्या होता है कि फंक्शनलिटी एक टूल से दूसरे टूल में जाने में आसानी होती है। तो समझ आएगा कि ORM क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को क्या करता था पहले, जब JPA नहीं था तो डायरेक्ट अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करके कस्टमाइज कर देती थी। जिससे हमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि एक टूल से दूसरे टूल पे जाना हो तो क्या होती थी, डिफिकल्टी होती थी। अलग अलग स्पेसिफिक टूल को लर्न करना पड़ता था, है ना। उसके बाद में कोड में पोर्टेबिलिटी नहीं रहती थी। डेटाबेस से भी स्विच करना हो तो हमें क्या करना पड़ता था, स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता था। मगर यदि जब से JPA आया है तो क्या हुआ, ORM के कॉन्सेप्ट्स को JPA ने क्या करा, स्पेसिफाइड करा, और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर कर दी हर उस कंपनी के लिए जो भी ORM टूल बनाना चाहती है जावा के लिए। उन पे कंपल्सन क्रिएट कर दिया कि आपको जब भी यदि एक ORM टूल बनाना होगा तो आपको इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि हर कंपनी जो रहेगी सेम टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगी। जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच करने में आसानी होगी, और हमें क्या है, बार बार स्क्रैच से कोड लिखना नहीं पड़ेगा, और हर अलग अलग टूल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। 80% फंक्शनलिटी क्या होगी, सबकी सेम होगी। अब हम इसको और डीप में देखते हैं। अब ORM तो देख लिया क्या करता है। अब जैसे जो क्या है, ये है हमारा JPA। अब JPA को हम समझ लेते हैं, एक क्या है, इंटरफेस है। और जावा ने क्या करा है, कंपलसरी कर दिया है कि यदि आपको जावा के लिए ORM टूल बनाना है तो पहले तो आप अपने अपने हिसाब से बना देते थे, मगर अब वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक इंटरफेस है, एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि ये जो JPA है एक टाइप का इंटरफेस, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। आपको इसमें जो मेथड्स है वही मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। भले ही आप इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर सेव कैसे करना है डेटा को, उसका कोड आप आपके हिसाब से लिखिए। बाकी जो मेथड्स का नाम है या फंक्शनलिटी है वो क्या होगी, सारी सेम होगी, और सभी मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर कंपल्सन है। तो इसको करने के कारण क्या हुआ कि हमको जब भी क्या करना होगा, डेटा को सेव करना होगा तो सेम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी मेथड का, तीनों में सेव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अपडेट करना होगा तो अपडेट नाम की मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। डिलीट करना होगा तो डिलीट नाम की मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और डेटा को गेट करना होगा तो गेट नाम की मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। जिससे यदि हम क्या करते हैं, हाइबरनेट से टॉप लिंक पे स्विच करते हैं तो मेथड्स का नाम तो सेम होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो सारी जो मेथड्स है वो सेम होगी। ये हमने सिर्फ समझने के लिए देखा है कि किस तरीके से काम करती है। यदि हम JPA का यूज़ करते हैं और यदि JPA का यूज़ नहीं करते तो सारे क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन तो अलग अलग रखेंगे ही, मगर मेथड्स का नाम भी अलग अलग रख लेंगे। तो यदि हमें हाइबरनेट का यूज़ करेंगे तो हाइबरनेट की डिपेंडेंसी या फिर उसके रिलेटेड मेथड्स का यूज़ करना होगा, और उसमें जो मेथड्स है उनके अलग अलग नाम है, तो उन मेथड्स को लर्न करना पड़ेगा। फिर यदि टॉप लिंक का यूज़ करेंगे तो टॉप लिंक से रिलेटेड मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अलग है। तीनों में अलग अलग मेथड्स होगी, तो तीनों को मेथड्स को फंक्शनलिटी तीनों सेम परफॉर्म करेंगे सेव की, मगर तीनों में जो नाम होगा मेथड्स का वो अलग अलग होगा। तीनों अलग अलग तरीके से काम करेगी, तो तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। मगर JPA के बाद में हमें तीनों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, 80% फंक्शनलिटी सभी की एक जैसी रहेगी, क्योंकि JPA की स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो समझ में आया कि JPA क्या है, ORM क्या है, और हाइबरनेट टूल क्या है, ORM टूल क्या है ना। जो कि ORM के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं वो क्या होते हैं, ORM टूल होते हैं। यानी कि ऐसे फ्रेमवर्क जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की रेशनल से मैपिंग कराने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ORM टूल कहलाते हैं। तो हाइबरनेट क्या है, वही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की रेशनल से मैपिंग कराने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक टूल हो गया जो कि मैपिंग करवाने का काम परफॉर्म कर रहा है। वैसे ये तीनों क्या है, ORM टूल हो गए। JPA क्या है, स्पेसिफिकेशन है, बताती है कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना है फंक्शनलिटी को। किसी भी ORM टूल को बनाने के लिए किसी भी कंपनी के लिए सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कस्टमाइज नहीं कर सकते। ORM क्या है, कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की रेशनल से मैपिंग कैसे होगी ये बताता है, तरीका बताता है। तो तरीके को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करके अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से या टूल्स की मदद से हम बताते हैं। हमने क्या देखा अभी, JPA क्या होता है, ORM क्या होता है, ORM टूल्स क्या होते हैं, हाइबरनेट क्या है, टॉप लिंक क्या है, और माय बेटीज क्या है। तीनों हमने देख लिया।
अब हम देखेंगे हाइबरनेट, जेपीए और ओआरएम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि कोई ओआरएम टूल है जो क्या करता है, डायरेक्ट किसके ओआरएम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करके हमें क्या करता है, वो टूल प्रोवाइड करता है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और क्या डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये क्या है, हमारी यूज़र एप्लीकेशन है, इसमें हमको क्या करना है, इस टूल का यूज़ करना है। क्या करना है, इन टूल का यूज़ करना है। किसका किसका, हाइबरनेट का और टॉपलिंक का। ये दोनों का यूज़ क्यों करेंगे, डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन को, यानी कि हमारी एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करवाने के लिए। हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, यूज़र नाम की एप्लीकेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको हाइबरनेट का यूज़ करना है। तो हाइबरनेट का यूज़ करेंगे तो इसने क्या कर रखा है कि ओआरएम के कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रखा है, इसने यूज़ कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है किसी चीज़ को। तो हाइबरनेट का यूज़ करके डिस्प्ले करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें डिस्प्ले करने के लिए कौन सी मेथड को कॉल करेंगे। तो कौन सी करेंगे, हाइबरनेट डिस्प्ले। और प्ले करना हो तो कौन सी मेथड का कॉल करेंगे, हाइबरनेट प्ले। तो इनको यूज़ करने के लिए पहले हमारे प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये हाइबरनेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसमें, हमारे प्रोजेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, कौन से, ये क्लास को, सॉरी ये कौन सी क्लास है, हाइबरनेट डायरेक्ट ओआरएम। मतलब क्या करती है, ये ऐसा टूल है, ओआरएम टूल है, जो क्या करता है, डायरेक्ट ओआरएम की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करके हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने जेपीए का यूज़ नहीं करा है। जब जेपीए नहीं था तो कैसे हम करते थे, ओआरएम टूल का यूज़, है ना। तो ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है किसी चीज़ को हमारी एप्लीकेशन की मदद से। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, किसका, ओआरएम डॉट। अब डिस्प्ले करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हाइबरनेट डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, हाइबरनेट डिस्प्ले नाम की मेथड को, जो किस में लिखी है, हाइबरनेट टूल हमें प्रोवाइड करता है किसी चीज़ को क्या करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। अब वैसे ही हमें क्या करना है, किसी चीज़ को प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, हाइबरनेट प्ले नाम की मेथड को कॉल करेंगे, जो क्या कौन करता है हमें प्रोवाइड, हाइबरनेट प्रोवाइड करता है किसी चीज़ को प्ले कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट की मदद से। अब ये क्या बोल रहा है, मेथड का नाम, हाँ सही हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। रन करके देखेंगे तो हम देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आना चाहिए, आई एम फ्रॉम हाइबरनेट डायरेक्ट ओआरएम डिस्प्ले, आई एम फ्रॉम हाइबरनेट ओआरएम प्ले। यानी कि ये किस मेथड में प्रिंट कर रहा है, ये डिस्प्ले मेथड को कॉल करके प्रिंट कर रहा है, और ये क्या आ रहा है, प्ले मेथड को कॉल कर रहा है, किसकी, ओआरएम की। जिसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है, हमने क्या कर रखा है, इसमें दोनों में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट, यानी कि ये कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी मेथड कॉल हो रही है ना। अब हमको क्या करना पड़ रहा है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, यदि मान लो कि हाइबरनेट जो है ये क्या कर रहा है, पेड हो गया। पहले ये फ्री था, तब तक हम इसका यूज़ कर रहे थे। अब क्या हो गया कि ये पेड हो गया है, ये जो टूल है ये पेड हो गया। तो हमको क्या करना है, स्विच करना है दूसरे टूल पे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस टूल को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, उस टूल का। वो टूल क्या है, एक क्लास है ना। हम एज्यूम करने के लिए, समझने के लिए इसको यूँ बोल रहे हैं कि ये क्लास है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे ओआरएम को हटा के टॉप लिंक का क्या बनाना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और टॉप लिंक का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब इसको क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। और जो हाइबरनेट का था, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है, क्योंकि अब क्या है, हाइबरनेट का हम यूज़ ही नहीं कर रहे, अब टॉप लिंक का यूज़ कर रहे हैं। तो टॉप लिंक का यूज़ करने से पहले हमें टॉप लिंक को पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्ले करने के लिए अलग मेथड्स है या फंक्शनलिटी है। इसमें कौन सी है, टॉप लिंक डिस्प्ले, और प्ले करने के लिए टॉप लिंक प्ले। तो हमें क्या करना है, इसको हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ORM है। तो ORM ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे, डॉट मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या था, टॉप लिंक डिस्प्ले। उसके बाद में हमको क्या करना है, टॉप लिंक डायरेक्ट ORM ऑब्जेक्ट की मदद से हमें प्ले करना है। तो प्ले मेथड का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले मेथड का यूज़, प्ले मेथड का, सॉरी प्ले मेथड का यूज़ करेंगे। तो प्ले मेथड को कॉल करेंगे, लिंक प्ले, ये क्या करेगी, प्ले करने का काम करेगी, है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, टॉप लिंक प्ले स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब ये क्या करेगी, प्ले करने का काम करेगी, और ये डिस्प्ले करने का काम करेगी। दोनों मेथड ORM टूल की और टॉप लिंक की, दोनों मेथड क्या है, नाम अलग अलग है, बाकी क्या है,
काम दोनों ही सेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले करने का और प्ले करने का, मगर दोनों की फंक्शनलिटी या नाम अलग अलग है। जिससे क्या हो रहा है हमें कि जब भी किसी एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी पे स्विच करना पड़ रहा है तो सबसे पहले उन मेथड्स को लर्न करना पड़ रहा है, उन टेक्नोलॉजीज को लर्न करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है, हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है? स्क्रैच से कोड लिखना पड़ रहा है। जैसे हम इसको रन करते हैं तो अब कौन सी मेथड चलेगी? टॉप लिंक में प्रेजेंट मेथड चलेगी। वो भी क्या कर रही है? डिस्प्ले मेथड करने का काम कर रही है या फिर प्ले करने का काम कर रही है। दोनों की वर्किंग या फिर दोनों का जो वर्किंग है या फिर फंक्शन है, दोनों का क्या है? सेम है, मगर दोनों का नाम क्या है? वो अलग अलग है। जिससे क्या हो रहा है कि हमें एक से दूसरे पे स्विच करने पे दोनों को चेंज करना पड़ा सारे को। वैसे हम क्या करेंगे? इसकी मदद से डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से स्विच होंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा कोड वापस से क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो हमको ये समझ आ गया कि यदि हम बिना JPA की मदद से ORM कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और डायरेक्ट उन ORM टूल्स का यूज़ करते हैं तो हमें क्या डिफ़िकल्टी आती है। एक डेटाबेस से या एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच करने पर डिफ़िकल्टी आती है। क्या डिफ़िकल्टी होती है? हमें वो कोड को स्क्रैच से लिखना पड़ता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि डायरेक्ट ORM के इम्प्लीमेंटेशन वाले टूल का यूज़ करके क्या होगा। अब हम देखेंगे कि हम बिना किसी ORM टूल की मदद से यदि डायरेक्ट JPA को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। JPA क्या है? एक इंटरफेस है, यानी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ हमें बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, कि यदि आपको एक डेटाबेस की टेबल को ऑब्जेक्ट से ऐड करना हो तो आप कैसे वर्क परफॉर्म करेंगे, सिर्फ ये बताता है ना। जैसे कि ये बता रहा है JPA क्या करेगा? ORM कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अब ORM कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग क्या कर रहे थे? वेंडर्स, कंपनी वाले अलग अलग कस्टमाइज करके अपनी अपनी फंक्शनलिटी को बना रहे थे, जिससे डिफिकल्टी हो रही थी। तो जावा ने क्या करा? खुद के हिसाब से स्पेसिफिकेशन बनाई और बोला कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप ORM टूल्स को बना सकते हो। किसके लिए? जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाने के लिए। तो क्या करा कि हमने ORM टूल की बिना हेल्प से यदि JPA की इंटरेक्शन, यदि डायरेक्ट JPA को खुद से इंटरेक्शन करना चाहे तो कैसे करेंगे, है ना। JPA में क्या है? स्पेसिफिकेशन है। उसने बोला यदि आपको क्या करना है? डिस्प्ले करना है तो आपको इस नाम की मेथड बनाना पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। मेथड हमने दे रखी है। यदि आपको प्ले करना है किसी चीज़ को तो आपको इस मेथड को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, कर लेंगे हम। तो हमने क्या करा? ये दोनों मेथड्स को सबसे पहले क्या कर लिया? इम्प्लीमेंट कर लिया। ये डिस्प्ले मेथड है और ये प्ले मेथड है, दोनों को इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? हमने यूज़र नाम की क्लास में कर लिया। ये हमारी जावा एप्लीकेशन है। अब क्या होता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कौन करता है? ORM टूल करते हैं, मगर हम ORM टूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस स्पेसिफिकेशन को खुद से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सारी एप्लीकेशंस को, अभी तो हमने समझने के लिए सिर्फ 2 ही स्पेसिफिकेशन इसमें रखी है, मगर इसमें 2 तो होगी नहीं, 2 से ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको यूज़ करने से पहले सभी को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और जो हमारे को एक्चुअल काम करना है वो तो कर नहीं पाएंगे और हम इम्प्लीमेंटेशन में ही लगे रहेंगे, है ना। तो हमने क्या करा? यहाँ पहले इम्प्लीमेंट करा, उसके बाद में क्या करा? उस मेथड को यूज़ करने की कोशिश करी, प्ले मेथड को। तो प्ले मेथड क्या करेगी? ये प्ले मेथड को कॉल कर देगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। हम इसको रन करते हैं तो क्या आया? हेलो प्लीज़ प्रिंट और प्ले समथिंग, यानी कि ये मेथड कॉल हो गई। यानी यदि हम JPA का खुद से वर्क करते हैं हमारी एप्लीकेशन में बिना ORM टूल के, वैसे तो हम कर नहीं सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर हम एग्जांपल से समझ रहे हैं तो हम ये सिनारियो को भी देख रहे हैं। करेंगे तो सारी इंप्लीमेंटेशन को हमको करना पड़ेगा हमारी इस एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? बहुत लेंदी हो जाएगी और हेवी हो जाएगी, जिससे कारण हमारी जो मेन फंक्शनलिटी है वो रन नहीं कर पाएगी। सबसे पहले क्या होगा? वो इम्प्लीमेंटेशंस को एग्जीक्यूट करने में पूरा टाइम चला जाएगा, मेमोरी क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी, है ना। तो क्या करा? अलग अलग वेंडर्स ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग ORM टूल बनाए, है ना। तो अब हम देखते हैं कि JPA की स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करके जो ORM टूल बने हैं उसको कैसे काम करते हैं, कैसे यूज में लाते हैं। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये हाइबरनेट है, JPA, टॉप लिंक और यूज़र। JPA क्या है? हमारी स्पेसिफिकेशन है। ये बताती है ORM कॉन्सेप्ट्स को क्या करती है, ORM कॉन्सेप्ट का यूज़ करके खुद के लिए स्पेसिफिकेशन क्रिएट करती है, खुद से स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हैं। किन के लिए? उन ORM टूल बनाने वाली कंपनियों के लिए, ताकि वो क्या करें? इन रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करके ही ORM टूल्स को बनाए। जिससे क्या होगा? हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कौन कौन सी डिफ़िकल्टी हम आगे देखेंगे। ये हमारी क्या है? एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या करेंगे? इन ORM टूल्स का यूज़ करेंगे, जो क्या कर रहेगी? इस जावा की स्पेसिफिकेशन को यूज़ करके या इम्प्लीमेंट करके क्या करेगी? हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी।
अब ये जावा की स्पेसिफिकेशन है और ये ORM टूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइबरनेट ORM टूल का यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, हाइबरनेट के ORM टूल का मदद करना है। और जो जावा की JPA है, जावा परसिस्टेंट API, ये क्या करती है, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको कुछ डिस्प्ले करना होगा तो आपको इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या प्ले करना हो तो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसकी बात को सुना, उसके बाद में हमने क्या करा, इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसके क्रॉसपोंडिंग हमने क्या करा, अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई। इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई। यानी कि डिस्प्ले करने के लिए, अब डिस्प्ले करने के लिए तो हमने एक मेथड बना ली। अब डिस्प्ले क्या क्या चीज़ें करते हैं उसके लिए भी एक अलग से हमने क्या करी, मेथड को क्या करा, बना लिया। ये हमने इम्प्लीमेंट करी और ये इसकी मदद से, डिस्प्ले की मदद से हमने क्या करा, ये क्या करे, अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कराने की हेल्प करी। किसको, उस यूज़र को, ताकि क्या हो कि हमारे ORM टूल को यूज़ करने में उसे कुछ प्रॉफिट नज़र आएगा तभी करेगा ना। जब JPA की स्पेसिफिकेशन क्या है कि सारे टूल्स सेम ही यदि प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि कंपटीशन नहीं रहेगा। तो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, वो ORM टूल को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। वैसे ही हम हाइबरनेट को चूज़ करेंगे, क्योंकि हाइबरनेट क्या करता है, हमें डिफरेंट कोर फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है। ये जो JPA हमें प्रोवाइड करता है, कोर स्पेसिफिकेशन को तो इम्प्लीमेंट करता ही है, और उसके साथ साथ अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाने के लिए। वो फैसिलिटी क्या हो गई, सबसे पहले वो इमेज को भी, अब डिस्प्ले तो सारे कंटेंट को एक साथ डिस्प्ले कराने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और स्पेसिफिकली इमेज को भी और टेक्स्ट को भी। वैसे ही सारी चीज़ों को प्ले कराने की फैसिलिटी करता है, और यदि आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्ले कराना हो तो उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन, हाइबरनेट। हमें इसको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो ये क्या है, इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस का हमने क्या करा, एक क्या बना है, इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। उसमें हमने इसके हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये जो इंटरफेस है ये क्या करेगा, जे जो है ये क्या है, वेरिएबल है, क्या करेगा, पॉइंट करने लग जाएगा किसको, हाइबरनेट की क्लास को। तो अब क्या है कि इसके हम मेथड किसको यूज़ करेंगे, जो इंटरफेस के अंदर मेथड्स है उसको यूज़ करेंगे, है ना। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसको पता है, हाइबरनेट को पता है। यानी कि हाइबरनेट को पता है कि ये मेथड क्या करेगी, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं। हमको क्या करना है, डायरेक्ट उस मेथड को यूज़ करना जो किसके अंदर है, JPA के अंदर प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। तो कॉमन जो मेथड्स है, जो बेसिक मेथड्स है, जो JPA प्रोवाइड करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर है। तो क्या होगा कि जब भी हम एक ORM टूल से दूसरे ORM टूल के क्या करेंगे, स्विच करेंगे, तो 80 या 60% फैसिलिटी तो क्या होगी, सेम होगी। और बाकी जो एडिशनल फैसिलिटी जो हर ORM टूल अपने अपने हिसाब से प्रोवाइड करता है, सिर्फ हमें उसे लर्न करने की ज़रूरत होगी। बाकी बेसिक फैसिलिटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे डिस्प्ले कराना हो तो क्या होगा, डिस्प्ले मेथड का कॉल करेंगे, और प्ले करना होगा तो प्ले मेथड का कॉल करेंगे। हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि जिस भी ORM टूल का यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा किसको यूज़ करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा किसमें, JPA के इंटरफेस में, ताकि JPA को पता चले कि कौन से ऑब्जेक्ट, कौन से ये जो सेव मेथड है उसके क्रॉसपोंडिंग कौन सी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को क्या करना, हमें प्रिंट करना है। अभी हम इसको रन करते हैं, तो ये रन करने पे क्या करेगा, हाइबरनेट की मेथड की, हाइबरनेट में प्रेजेंट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे हाइबरनेट का ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, तो हाइबरनेट में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगी ये मेथड। अब यदि हमको क्या करना है, स्विच करना है, अब हमको हाइबरनेट का यूज़ नहीं करना, हमको क्या करना है, टॉप लिंक का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और सिंपल क्या करेंगे, ये हाइबर की जगह, इसके ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, टॉप लिंक का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। क्या कर देंगे, टॉप लिंक क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि टॉप लिंक के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी जब भी हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। डिस्प्ले मेथड किसकी है, ये इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगी, क्या होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रिंट होगी। कैसे, अब जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसके प्रिंट करने पर क्या होगा, इसके अंदर की मेथड प्रिंट होगी। जैसे आई एम डिस्प्ले कंटेंट फ्रॉम टॉप लिंक, आई एम डिस्प्ले कंटेंट फ्रॉम टॉप लिंक, है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन किसी क्लास की प्रिंट हुई, टॉप लिंक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन प्रिंट हुई। हमें करना क्या पड़ा, एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच करने पर सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, बाकी सारा काम क्या होगा, सेम हो गया। यानी कि मेथड को चेंज करना पड़ा नहीं, मेथड्स वही की वही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें पूरा कोड स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार। जब भी हम क्या करेंगे, JPA की इम्प्लीमेंटेशन वाले ORM टूल का यूज़ करेंगे, है ना। अभी क्या होता है, रिसेंटली में तो सारे जितने भी ORM टूल्स हैं वो JPA की स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। पर हमने ये समझने के लिए करा कि पहले कैसे काम होता था
और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जेपीए ने अपने हिसाब से, जावा ने अपने हिसाब से एक स्पेसिफिकेशन क्रिएट करी और उसको इम्प्लीमेंट करना उन सारे वेंडर्स के लिए क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, जो ORM टूल्स को बनाते हैं। तो समझ आया कि कैसे काम होगा और कैसे क्या होता है, कोड की पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जिस भी ORM टूल को यूज़ करना होगा हमें उसको हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना है और क्या करना है, डिपेंडेंसी को ऐड करना और वर्क करना, परफॉर्म करना है। 70 से 60% जो फंक्शनलिटी रहेगी सभी में सेम रहेगी, कुछ अलग अलग फैसिलिटी रहेगी जो स्पेसिफिकली अलग अलग ORM अपने अपने हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो 80 या 60% फैसिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, कोड बार बार स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये जो पूरा जो हमने सिनारियो समझा, ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि जिससे आपको समझ आ जाए कि एक मतलब काम कैसे होता होगा। ये पूरा एक एग्जाम्पल है सिनारियो समझाने की मदद से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे इंटरेक्शन होता होगा। हमारा एक्चुअली में जो होता है वो एक अलग तरीके से काम होता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है।